नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास का 403 क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस 68 बीपीएससी के लिए क्विक रिवीजन वीडियो है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है और इसका शासनकाल 1505 से लेकर 1509 तक रहता है। 1509 तक रहता है। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा के द्वारा दिया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन होता है? तो अल्बुकर्क होता है। ठीक है, अल्बुकर्क होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंग्स को सम्मानित किया था। और कब किया था? 1608 में किया था। और आपको याद रखना कि जहांगीर जो है हॉकिंग्स को 400 का मनसब भी देता है। 400 का मनसब भी देता है। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 1613। तो ये भी पॉइंट आपका सही है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया? तो जहांगीर के समय में आता है। 1615 में भारत के सूरत पहुँचता है और 1616 में जहांगीर के अजमेर कोर्ट में उपस्थित होता है सर थॉमस रो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में स्थापित की थी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो औरंगजेब ने सबसे पहले किया 1686 में। 1686 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो कर्नाटक की राजगद्दी का मसला तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चलता है। 1746 से 1748 तक चलता है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किससे लड़ा गया? किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही अंबर का युद्ध के बारे में याद रखिएगा, कब हुआ था? तो अगस्त 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था। उसके बाद पलासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था। और जो वांडीबास का युद्ध है जनवरी 1760 में हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध है अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसके द्वारा हराया गया था? थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था। थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था। इसे दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था। और कब हराया था? तो 1611 ईस्वी में हराया था। 1611 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार क्षेत्र था। ठीक है, वो आपका बिहार क्षेत्र था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो सेम क्वेश्चन है, बिहार आपके अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? बहुत ही अच्छा सवाल है। इलाहाबाद की संधि कब होता है? तो 1765 में होता है। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया। मोहम्मद रजा खान को बनाता है। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की? ये डेट पूछा आपसे जा रहा है। तो 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके सम्राट की सीमा थी। तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में कि जो शाह आलम द्वितीय इसके सम्राट की सीमा चांदनी चौक से पालम तक था। जो चांदनी चौक है उससे लेकर पालम तक था। कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा आपको लाल किले से पालम तक। तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी मार्किंग से बाहर कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन गलत था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ में किया था। कब किया था? तो मार्च 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में होता है। इसमें टीपू सुल्तान का पराजय होता है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो है हार जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में होता है। कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? तो देख लीजिए कौन सा सुधार जो है विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले जो विलियम बेंटिंक है इसका शासनकाल 1828 से 35 तक रहता है। सती प्रथा का उन्मूलन करता है, बिल्कुल ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी ठीक है। धन परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये आपके 1850 में डलहौजी करता है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, तो ये भी आपके ठीक है। तो 1, 2, 4 आपका ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया?
किसने जो है सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो सिंध का विजय किसके द्वारा किया गया था? तो नेपियर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेपियर के द्वारा कब किया गया था? 1843 में। एक सेकंड, 1843 में किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो बंगाल में द्वि शासन प्रणाली जो लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में, ठीक है। 1765 में लागू करता है। समाप्त कौन करता है? तो इसे वारेन हेस्टिंग्स समाप्त करता है। कब? तो 1772 में समाप्त करता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कर्टिस को ध्यान रखिएगा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। जबकि पहली बार लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी 1853 में। 1853 में, ठीक है। बम्बई से थाने के बीच में। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी विरोध का कारण था, ठीक है। विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये कब आंदोलन हुआ था? तो 1936 से 38 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। ये कब से कब तक था? तो 1856 से 1862 तक रहता है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? सोच के बताइए। अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में शामिल किया गया है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो किसके द्वारा किया गया है? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के? जगदीशपुर के। जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इनका संबंध जो है जगदीशपुर से इनका संबंध था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो किस जगह शामिल होते हैं? तो आरा में शामिल होते हैं, ठीक है। आरा में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जो 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल होते हैं? तो आरा में सही होते हैं, ठीक है। जबकि बीपीएससी से पटना मारा था, ठीक है। बीपीएससी से पटना मारा था, लेकिन सही आपके आरा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। अच्छा प्रश्न है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। राजपूत कुंवर सिंह थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन केंद्र था? जगदीशपुर केंद्र था, ठीक है। जगदीशपुर केंद्र था। जगदीशपुर के राजा थे तो कौन थे? कुंवर सिंह थे, ठीक है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो बिहार प्रांत में किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। एक ही क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया, देख लेना। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। मौलवी अहमदुल्ला शाह था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपना जो वीडियो है करीब रिकॉर्डिंग बंद हो सकता है, क्योंकि जो नीचे वाले यहाँ पर सरस्वती पूजा हो रहा है तो गाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी कम आवाज़ में बजा रहे हैं हम लोग। अगर तेज करेंगे तो फिर वीडियो को यहीं पर रोक दिया जाएगा और जहाँ पर वीडियो रुकेगा वहीं तक आपके अपलोड कर दिया जाएगा अपने चैनल पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब के द्वारा देखा गया था। मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो देख लीजिए। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास ये कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी था। भत्ते की रोकथाम ये भी था। अधिकारियों की अक्षमता नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ये भी आपके ग्वालियर में है। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है 2022 के री एग्जाम में। और जो 67वां बीपीएससी हुआ उसमें आपको याद रखना है, पूछा गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई है इनकी शायद समाधि कहाँ पर है। शायद ये क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देख लीजिए किसने भाग नहीं लिया। खेतीहर मजदूर भाग लेते हैं, साहूकार खेतीहर मजदूर आपके भाग लेते हैं, जबकि जो साहूकार भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद कृषक जो है ये आपके भाग लेते हैं, जमींदार भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके हो जाएगा
2 और 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है, तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। 1857 में दरभंगा डुमराव जो बक्सर में स्थित है, हटवा गोपालगंज के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल आपके सही है। दूसरा आपके गलत है, तीसरा गलत है, चौथा आपके गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे जो आपके ऑप्शन इसे पढ़ लीजिएगा, जो स्टेटमेंट इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग आपके अप्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह से जो है कौन सा भाग आपके अप्रभावित रहता है, तो देख लीजिए दानापुर आपके प्रभावित रहा, आरा प्रभावित रहा, पटना प्रभावित रहा। मुंगेर के बारे में याद रखिएगा कि जो मुंगेर अप्रभावित रहता है, मुजफ्फरपुर भी आपके प्रभावित रहता है, तो इसमें केवल आपके 5 होगा, 5 किसमें केवल है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ता है, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में, बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, उसके पीछे क्या कारण था, देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये आपके गलत है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, तो ये ठीक है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, ये भी गलत है। जमींदारों की सहभागिता, ये भी आपके गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार करना है तो विचार कर लीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति करने में असफल रहा, तो बिल्कुल ठीक है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, तो ये भी एक पॉइंट आपका ठीक है। ये कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, तो कब लेने की घोषणा की, 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो किन प्रांत से चयन किया, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो किसके द्वारा दिया गया था, सर जेम्स आउट ट्रम्प एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था, सर जेम्स आउट ट्रम्प एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो बी डी सावरकर के द्वारा किया गया है, बी डी सावरकर के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, तो पील आयोग, ठीक है, पील आयोग, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पील आयोग के बारे में याद रखिएगा कि इसने बंगाल बिहार में जो है अगर एक ब्रिटिश सैनिक है तो 2 भारतीय सैनिक होगा, जबकि अगर मद्रास में 1 ब्रिटिश सैनिक है तो 3 आपके भारतीय सैनिक होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नील विद्रोह किसके बारे में था, नील विद्रोह जो है किसके बारे में था, तो देख लीजिए। रैयत नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे पर उनसे एक आमूल मूल पर जो है ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो बिल्कुल ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नील विद्रोह है कब से कब तक चलता है, तो 1859 से 60 तक चलता है। नील विद्रोह का जिक्र अपने बुक में किसके द्वारा किया जाता है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया जाता है, दीनबंधु मित्र के द्वारा किया जाता है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं, दीनबंधु मित्र हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूराजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये कौन सा आपकी जमींदारी व्यवस्था है, सब दोबारा देखिएगा कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूराजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार स्वयं होता है, तो ये आपके रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, ये रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो जो पागल पंथ है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है, करम शाह के द्वारा किया गया है, ठीक है, करम शाह के द्वारा किया गया है। फराजी कौन थे, तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, फराजी कौन थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया है, 1838 से 60 तक चलता है और ये बंगाल में होता है, ठीक है, बंगाल में होता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, जो कूका आंदोलन है इसे गुरु राम सिंह द्वारा संगठित किया गया है 1840 में, और आपको याद रखना है जो कूका आंदोलन है इसका संबंध पंजाब से है, इसका संबंध पंजाब से है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था, जो दक्कन का दंगा था उसका तत्कालीन कारण क्या था, तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका कारण था, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी, तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था 1825-26 में, 1825-26 में, ठीक है।
उसके बाद है बघेरा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? जो बघेरा विद्रोह है बड़ोदरा में हुआ है। कहाँ पर? बड़ोदरा में 1818 में। बघेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ था, 1818 में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो देखिए बिहार में कोई चौरी विद्रोह हुआ ही नहीं। शायद बीपीएससी चुआर विद्रोह के बारे में पूछना चाह रहा होगा। चुआर विद्रोह ये कब से कब तक होता है? तो 1769 से 70 से शुरू होता है और 1798 तक आपके चलता है, ठीक है। और ये जो चुआर विद्रोह है इसका संबंध आज के बंगाल बिहार इलाके से था, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि चौरी विद्रोह कोई बिहार में होता ही नहीं है। उसके बाद है कि मानव बलि प्रथा का निषेध, मानव बलि प्रथा पर रोक निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम है खोंड, ठीक है। खोंड जनजाति ने विरोध किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसमें आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो शायद उस समय से बाहर कर दिया गया था। और इसमें आपको याद रखना है कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1831 से 32 में हुआ था। उसके बाद संथाल, संथाल के बारे में आप सभी को पता है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 1855-56 में हुआ था, ठीक है, 56 में। उसके बाद मुंडा, मुंडा कब हुआ था? तो मुंडा जो है 1899 में हुआ था, 1899 में हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसे हराया था? मेजर बारो को, ठीक है। मेजर बारो को पराजित किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो संथाल विद्रोह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिद्धू और कान्हू के द्वारा, चांद और भैरव, ठीक है, चांद और भैरव, नोट कर लीजिएगा। ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें से आप लोग बताइए। अभी आपको बताया ना कि संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके 2022 में री एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा गया था आपके 67 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। मतलब कि जो एक री एग्जाम हुआ था और इसके पहले आपका जो प्री हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। उसके बाद कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा किया मुंडाओं ने विद्रोह? तो 1899 में, ठीक है, 1899 में। लेकिन सबसे नज़दीक का ऑप्शन कौन है? 1895। लेकिन अब जो है आपको नज़दीक का आंसर नहीं मानना है क्योंकि ऑप्शन ई है। अगर एग्जैक्ट रहेगा तभी आपको आंसर लगाना है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपको ई के साथ जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? जो उलगुलान विद्रोह है किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो उलगुलान विद्रोह है होता कब है? तो 1899 में होता है। और जो उलगुलान विद्रोह से याद रखिएगा, इसे मुंडा विद्रोह भी बोला जाता है, इसे मुंडा विद्रोह भी बोला जाता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? जो बिरसा मुंडा है उनका कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची था। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो कौन होंगे? बिरसा मुंडा होंगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड के पक्ष में थे, झारखंड के पक्ष में बिरसा मुंडा थे। उसके बाद नेक्स्ट है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1831 में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। यहाँ पर लिखा गया है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद है हौज विद्रोह हुआ। जो हौज विद्रोह है कब होता है? तो 1820 से 21 के दौरान होता है, 1820 से 21 के दौरान होता है, ठीक है। जिसका केंद्र संथाल परगना था, इसका केंद्र जो है संथाल परगना था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो कहाँ पर किया है इसके बारे में देख लीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि बिहार में तो किया ही है। उसके बाद सिंध, बिहार और सिंध, इन दो लोकेशन में जो है आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आपके विद्रोह किया। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसके द्वारा बगावत नहीं किया गया? हैदराबाद निजाम के द्वारा कभी भी बगावत नहीं किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख है? अच्छा सिंपल से बताइए कि आनंद में कौन रहते हैं? साधु, सन्यासी। आपको याद है ना कि जब बुद्ध एक सन्यासी को देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश है, तो आपको याद रखना है कि आनंद खुश कौन है? तो सन्यासी है। आनंद मठ का संबंध जो है सन्यासी विद्रोह से है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह से आनंद मठ का संबंध है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये समझाने का बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति
किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। लॉर्ड लिटन, और आपको याद रखना है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा ही लाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। लाया कौन था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। ठीक है, रद्द कर किया था तो 1782 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जो अस्थाई बंदोबस्त है किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ में किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ में किया गया था। और जो अस्थाई बंदोबस्त है पहली बार 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 12 नसी क्षेत्र, साथ ही उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तरी कर्नाटक, क्योंकि आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का 12 नसी क्षेत्र जानकारी होगा, लेकिन उत्तरी कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा जिनको जानकारी नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के पीछे कारण क्या था? तो उसका पीछे कारण था कि भूराजस्व का राजस्व निर्णय करना, भूराजस्व का राजस्व निर्णय करना इसका उद्देश्य था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? जो रैयत किसे बोला जाता है? तो रैयत किसान को बोला जाता है। तो रैयत वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है मद्रास में लागू किया गया। मद्रास में कब लागू किया गया? 1792 में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। यहाँ पर देखिए लिखा गया होगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो पूर्ति कर लीजिए। खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। तो ए ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? 1875 में मुंबई में। और 1877 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है? शुरुआत में तो इसकी जो हेडक्वार्टर है आपके मुंबई रहता है, लेकिन 1877 में जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर ट्रांसफर होता है आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया है। कब किया गया? तो 1868 में। ठीक है, 1868 में। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अमृत बाजार पत्रिका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है रातों रात अपने आप को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेता है, बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें कहीं पर लिखा भी होगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसमें था लीडर। जो लीडर आपकी पत्रिका है मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है, फिर से बोलते हैं मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारकों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो किस वर्ग को आकर्षित किया? बुद्धिजीवी को, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नगरीय उच्च जातियों को, ये भी ठीक है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, ये भी ठीक है। उदार रजवाड़े को आकर्षित नहीं किया। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, आपसे सही पूछा भी गया था, तो 1, 2, 3 आपके सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो राजा राम मोहन है इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत भी बोला जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। जो आत्मीय सभा इसकी स्थापना 1815 में हुआ है। अगर आत्मा शुद्ध होगा तभी आपको ब्रह्मा मिलेंगे। इसके बाद है ब्रह्म समाज। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1828 में होता है। ठीक है, 1828 में होता है आत्मीय समाज। शुरुआत में क्या हुआ? आत्मा को शुद्ध करना है 1815 में। अगर आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म मिल जाएंगे 1828 में। ये किसका है? राजा राम मोहन राय का है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई तो कब होता है? 1828 में होता है। तो यहाँ पर आपके 1828 दिया गया नहीं है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में। ठीक है, 1828 में। उसके बाद नेक्स्ट है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? जो सती प्रथा है उसे गैर कानूनी किसके द्वारा घोषित किया गया? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा घोषित किया गया 1829 में।
1829 में। और से नोट कीजिएगा नियम 17 के द्वारा, ठीक है, नियम 17 के द्वारा। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। जो विलियम वेंटिक है, इनका शासनकाल 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जो प्रार्थना समाज है, इसके संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1867 में जो है बम्बई में इसका स्थापना किया गया, आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से, ठीक है, आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 9 हिंदूवाद, न्यू हिंदुज़म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में याद रखिएगा कि जो ये रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना कब करते हैं? तो 1897 में करते हैं, ठीक है, 1897 में। और इनका जन्म 1862 में होता है और इनकी मृत्यु 1902 में हो जाता है। 1893 के शिकागो में ये जाते हैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शामिल होने के लिए, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? किसने जो है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया, आपने भी तुरंत देखा है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897 में किया गया, ठीक है, 1897 में। उसके बाद कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किया गया था, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती, सरस्वती हैं क्या देती हैं? आय देती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1875 में बम्बई में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? जो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया है, ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है, 1873 में। और इनका जो बुक का नाम याद रखिएगा गुलामगिरी है, जो 1872 में प्रकाशित होता है। ज्योतिबा फुले का जो बुक है गुलामगिरी है, 1872 में आपके प्रकाशित होता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। ये पूछा गया है 2019 में और इसे 1995 में पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो मैडम एच.पी. ब्लैटबिस्की, कर्नल आलकाट, विलियम क्वाइन जज के द्वारा 1875 में किया गया था। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ होता है, तो 1882 में मद्रास के अड़ियार में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट बनती हैं, कलकत्ता अधिवेशन में बनती हैं। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। उसके बाद है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुई। तो किनकी प्रेरणा से आरंभ होता है? ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ होता है। साथ ही इसमें एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनती हैं। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के निम्न विकल्प में से कौन सा आपके सही सुमिलित है? तो देख लीजिए, पहला है प्रार्थना समाज, इसके जो संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग, आपने देखा है। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदेवसन नौरोजी फुरदोंजी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार या बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। किसानों द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि पंजाब भूमि ट्रांसफर अधिनियम का पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1900 में, ठीक है, 1900 में। और बिहार दरबार जो एग्जाम हुआ था 2018 या 19 वाला, उसमें प्रश्न पूछा भी गया था। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। जो किसान चाहते थे कि हम जो लगान है, लगान के बदले में हम पैसा देंगे, ठीक है, लगान के बदले में हम पैसा देंगे, एका आंदोलन का ये उद्देश्य था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एका आंदोलन है कब से कब तक चलता है? तो 1921 से 22 तक चलता है, 1921 से 22 तक। और आपको याद रखना है कि 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आपने देख लिया
कि बिहार में किसान आंदोलन से, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, 2020 का ये था, ये आपके 1997-98 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बीपीएससी में जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखे जाइए, बहुत सा क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, सी.आर. दास नहीं, मोतीलाल नहीं, भगत सिंह नहीं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है इसके बारे में याद रखिएगा कि 1765 से 1813 तक रहता है, 1765 से जो है 1813 तक रहता है। उसके बाद अधीनस्थ पाठक की नीति 1813 से 1857 तक। उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक। फिर बराबर संघ की नीति 1935 से 1947 तक, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में 2 शासन प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल में जो है डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया 1872 नहीं 1772, ठीक है, 1772 में समाप्त किया डुअल गवर्नमेंट को वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड ब्रेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पेशवा बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड, ठीक है। और साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो ब्रेजली ने इसकी सहायक संधि इसके द्वारा स्वीकार किया गया था, तो सबसे पहले हैदराबाद के द्वारा स्वीकार किया गया था 1798 में। उसके बाद मैसूर के द्वारा 1799 में, तंजौर के द्वारा 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802, बराल के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर भी आपके जो है जो ब्रेजली की सहायक संधि उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और साथ ही 1802 के बारे में याद रखना है, 1802 में जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि करता है किसी ब्रेजली के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई, तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किया गया है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासन काल में। यहाँ पर देखिए लॉर्ड मेयो के बारे में लिखा भी गया होगा, ठीक है। और जो नियमित जनगणना है 1881 में शुरू होता है लॉर्ड रिपन के समय में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कब नियुक्त किया गया, 1877 के प्रथम दिल्ली दरबार में, ठीक है। प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। सेकंड कब होता है, तो 1903 में होता है, और तीसरा कब होता है, 1911 में होता है, ठीक है। सेकंड के समय आपके कर्जन थे, सेकंड के समय आपके कर्जन थे। और उसके बाद 1911 में हुआ था, तो इस समय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किया गया है, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, तैयब जी के नेतृत्व में। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था, जो बाद में जाके कांग्रेस में मर्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया। अच्छा सवाल है, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं इनको किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया, तो 1874 में हटाया गया है, ठीक है, 1874 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या था, तो राम मोहन राय उनका नाम था, राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना कब किया गया, तो 1884 में किया गया, ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और किसके द्वारा किया गया है 1884 में, तो बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और ये तथा पी आनंद चारुलू के द्वारा। फिर से बोलते हैं, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चारुलू के द्वारा किया गया है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है, तो 1885 में बम्बई में होता है, बम्बई के गोकुल
दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। टोटल 72 मेंबर शामिल होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं और इसके महासचिव A.O. ह्यूम होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो किसके द्वारा किया गया है? A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम, रास बिहारी बोस, A.O. ह्यूम, मोतीलाल नेहरू। कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक थे, एक असैनिक सेवक थे जिनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम जिनका नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। ठीक है, चौथा इलाहाबाद में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया 1886 में। कोलकाता में अधिवेशन होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो दादा भाई नौरोजी हैं ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। 1886, 1893 और 1906 में बनते हैं। 1906 में बनते हैं, नोट कीजिएगा। जो 1893 वाले कहाँ बनते हैं? तो लाहौर में बनते हैं 1893 वाले में, जबकि 1906 वाले में ये कलकत्ता में बनते हैं अध्यक्ष। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन। 1924 के जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कब बनती हैं? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 के जो है कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में होता है। ठीक है, बांकीपुर कहाँ पर है? तो पटना के अंदर है। इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर देख लीजिए। ये कब होता है? तो 1912 में होता है। R.N. माडुलकर की अध्यक्षता में, R.N. माडुलकर की अध्यक्षता में होता है। कांग्रेस का पिता जो है A.O. ह्यूम को बोला जाता है। पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसके द्वारा बोला गया है? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा बोला गया है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिखा गया है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो लॉर्ड कर्जन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1898 से 1905 तक रहता है। ठीक है, 1905 तक। यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको याद रखना जो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को जो है राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना आरंभ हुआ? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल से। लॉर्ड लिटन के शासनकाल से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में कौन लाता है? तो लॉर्ड लिटन ही लाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से, पंजाब से। तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे इनके बारे में रखिएगा। नरमपंथी, गर्मपंथी नहीं, जो आपके नरमपंथी नेता थे आपके शहरी क्षेत्र से थे, शहरी क्षेत्र से थे। उसके बाद इसमें जो नरमपंथी नेता है उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपके शामिल थे। इनका संबंध शहरी क्षेत्र से इनका संबंध थे। ज़्यादातर आपके वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, साहित्यकार थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इसमें से कौन जो नेता आपके है उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन, मदन लाल, उधम सिंह, ये सारे आपके उग्रपंथी नेता हैं। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक उदारवादी नेता थे। इतना आपको याद रखना है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है, जिसे इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोला जाता है। और इसकी स्थापना 1905 में पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। वो क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और इसे पूछा गया 2022 में।
उसके बाद है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये बोला गया है, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब से आया? 1906 के बाद में आता है। और 1907 में आपको याद रखना कि कांग्रेस का विभाजन होता है गर्म दल और नरम दल में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे, तो कब से? वह एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब से, ये आपकी गलत है। उसके बाद है कि उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, ये भी गलत है। सरकार ने उन्हें रैन बजर केस में अभियुक्त बनाया, ये भी गलत है। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, तो इसके संबंध में आपके जो शिवाजी महोत्सव गणपति महोत्सव शुरू करते हैं शिवाजी ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था। इसमें आपको याद रखना जो बाल गंगाधर तिलक इनको लोकमान्य की उपाधि जो है सरकार ने जो है रैन मर्डर केस में जब ये रिहा हो जाते हैं उसके बाद जनता इनको पलकों में बैठाती है और इन लोकमान्य तिलक की उपाधि दी जाती है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, JK गोखले, एस.एन. बनर्जी। तो इसमें आपको याद रखना है अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चारों आपको गर्म दल के नेता थे, ठीक है। लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया? तो 15 अगस्त 1906 को किया गया, 15 अगस्त 1906 को किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है? अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको जो है नरम दलीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल के हैं, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों आपके इनका संबंध जो है नरम दल से इनका संबंध है, ठीक है। जबकि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या थी? राजा बाम वध आंदोलन था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मुद्दे पर अंग्रेजों का साथ भी देते थे और कुछ मुद्दे पर अंग्रेजों का विरोध भी करते थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे, लाला लाजपत राय आपके प्रसिद्ध थे, इनका संबंध पंजाब से था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? जो अभिनव भारत है इससे किसका संबंध है? तो बी.डी. सावरकर का संबंध है अभिनव भारत से। जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना 1904 में किया गया था, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना किया गया था। जो अभिनव भारत है ये पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था और 1904 में जो है अभिनव भारत के नाम से जाना गया है, ठीक है। इसे नोट लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो मित्र मेला था इसकी स्थापना 1899 किया गया था, 1899 किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया है। और ये हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 1908 में। निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसमें से कौन जो आपका है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो देख लीजिए, द हिंदू, दी महर्ता, बंगाल, ये तीनों आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, जबकि द टाइम ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देते थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? अच्छा प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है, कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो देख लीजिए, संध्या जुड़ा हुआ था, युगांतर ये भी जुड़ा हुआ है, गदर ये भी जुड़ा हुआ है, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है, ये क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। पहला है द हिंदू, ठीक है, इसके कौन है? जी सुब्रमण्यम है, यहाँ पर नहीं है, जी सुब्रमण्यम यहाँ मिलता है। पहला आपका है द हिंदू, तो इसके जी सुब्रमण्यम है। उसके बाद है केसरी, केसरी कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है केसरी। उसके बाद है बंगाली है ना, एक सेकंड लीजिए, बंगाली, हाँ बंगाली, ठीक है, बंगाली। तो बंगाली कौन हो जाएगा? बंगाली का आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली के बाद आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी,
गंगा प्रसाद वर्मा और लास्ट में सुधारक इसके गोपाल कृष्ण गोखले। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू, बाल गंगाधर तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी, गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। ठीक है, सुधारक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा, किसके द्वारा बोला गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे बोला गया है? तो मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को बोला गया है, मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को बोला गया है। तो डी इसका राइट आंसर। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था, जो जर्मनी में स्थित है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुअर्ट गार्ड में फहराया। ये 2015 का पूछा गया है और आपके 2020 में पूछा गया है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे और इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किया गया था, फरवरी 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये किसका स्टेटमेंट है? तो आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्टेटमेंट है। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? मतलब बंगाल को भंग करने के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, और लागू कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, जबकि 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी विधिवत घोषणा कब की जाती है? तो 7 अगस्त 1905 को किया जाता है। और घोषणा कब होता है बंगाल विभाजन का? तो 20 जुलाई 1905 को। लागू कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हो जाता है। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के द्वारा इसका घोषणा किया जाता है दिल्ली दरबार में। और घोषणा कब होता है? तो 12 दिसंबर 1911 को होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? जो प्रस्ताव था इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था, स्वशासन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है उपरोक्त सारे कथन आपके ठीक है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो W हंटर के द्वारा लिखा गया है, W हंटर के द्वारा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में किया गया। ठीक है, 1924 में किया गया है। इसके संस्थापक सदस्य में कौन कौन लोग शामिल थे? तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई है? 19 जुलाई 1905। और कहीं कहीं पर आपको 20 जुलाई भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लागू कब होता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, करजन वायली। ठीक है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया है? तो मदन लाल ढींगरा को जो है करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया है। यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा कि करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था और इनको फांसी कब दिया गया था? तो 17 अगस्त 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो कौन हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक कौन है? अरविंद घोष है। इसके लेखक कौन है? अरविंद घोष इसके लेखक।
काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड अगस्त 1925 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था और इसमें भगत सिंह भी एक संस्थापक मेंबर थे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। एक जो स्टेटमेंट है, ये पंक्ति है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो अभी आपने देख लिया बिस्मिल अजीमाबादी है, तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने किसे नोट कीजिएगा कि जो रचना है प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया है, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो भगत सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया है और भगत सिंह ने इसे चर्चित भी बनाया है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई है? 23 मार्च 1931 को दिया गया है। ये प्रश्न पूछा गया था 2001-2 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन को पूछा गया 2022 में। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई है? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जो भगत सिंह बम फेंकते हैं जब 1929 में, 8 अप्रैल 1929 में, तो भगत सिंह की उम्र क्या होती है? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा होता है। और भगत सिंह का जन्म कब होता है? तो सितंबर 1907 में भगत सिंह का जन्म होता है और इनके द्वारा बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। अनुशीलन समिति थी, तो जो अनुशीलन समिति एक क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। हेमचंद्र कानून के बारे में याद रखिएगा कि कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे कौन? हेमचंद्र कानून को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपको याद रखना है सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया है। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना। ठीक है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई, तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया है। चिटगांव शस्त्र को कब लूटा गया है? तो 1930 में लूटा गया है। ठीक है, 1930 में लूटा गया है, 22 मई 1930 को लूटा गया है सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन संबंधित है। ठीक है, सूर्यसेन संबंधित है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना हुई तो कब होती है? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है और इसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया जाता है। जबकि जो गदर पार्टी है इसके पथ प्रदर्शक कौन है? तो लाला हरदयाल इसके पथ प्रदर्शक हैं और इसके अन्य मेंबर के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख मेंबर थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना इसका इंपॉर्टेंट कारण था, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना 1913 में कहाँ पर होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ठीक है, अमेरिका में होता है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, इसका मुख्यालय था। सरदार उधम सिंह ने किसे गोली मारा था? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये 2022 में पूछा गया है। सरदार उधम सिंह ने किसे गोली मारा था? तो माइकल ओडायर को मारा था। माइकल ओडायर को कब मारा था? तो 1940 में मारा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1940 में मारा था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। उसके बाद है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की गई है, तो किसके द्वारा किया गया है? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, इसे मार्क कीजिएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी आर दास के द्वारा लिखा गया है, चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो अनहैप्पी इंडिया है इसके पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ये पूछा गया है 2022 में। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय इसके लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और साथ ही आपको याद रखना है
केसरी और मराठी, केसरी और मराठी ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, जबकि कॉमन बिल एनी बेसेंट की पत्रिका है, और न्यू इंडिया, कॉमन बिल और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की पत्रिका है, और जो केसरी और मराठा है वो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। केसरी के बारे में याद रखिए, जो सॉरी हाँ जो पहले याद रखिए मराठी, जो मराठी इंग्लिश में छपता था, जबकि केसरी जो है ये मराठी में छपता था। फिर से बोलते हैं, मराठी इंग्लिश में छपता था और केसरी जो है मराठी में छपता था। कॉमन बिल और न्यू इंडिया इसका पत्रिका है, तो एनी बेसेंट की पत्रिका है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1906 में जो है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था ये पूछा जाता है, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर था, नोट कीजिएगा, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार है कि जो ऑप्शन में आ जाएगा, तो पहले आपके हो जाएंगे सलीमुल्लाह खान, दूसरे में आगा खां, और तीसरे में मोहसिन उल मुल्क आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, तो पहला आपके ठीक हो जाएगा, और इसे 1909 के अधिनियम के माध्यम से जो है दे भी दिया जाता है मिंटो के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? अच्छा सवाल है कि भारत में जो है पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं थी? अच्छा सवाल है कि किसका योगदान जो है होम रूल लीग के स्थापना में नहीं थी, तो देख लीजिए, एनी बेसेंट इनका योगदान था, बाल गंगाधर तिलक इनका भी था, एम सुब्रमण्यम अय्यर इनका भी था, जबकि टी.एस. आलकाट का नहीं था, टी.एस. आलकाट का नहीं था। जो होम रूल लीग है ये शुरू कब होता है? तो 1916 में शुरू किया जाता है, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में नियुक्त किया है, 1917 में नियुक्त किया है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण था? इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी के हाथ में आ गया, तो ये आपकी गलत है। हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ये भी आपकी गलत है। तो इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल सचिव थे। ठीक है, प्यारेलाल सचिव थे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्यारेलाल की बहन है डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अच्छा सवाल है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, 1917 में ये बिहार में शुरू होता है, बिहार में शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर था कि जिसके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा खेत पर आपके नील की खेती करना पड़ता था अनिवार्य रूप से, तो इसी के विरुद्ध में चंपारण आंदोलन शुरू होता है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? जो गांधी जी हैं किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? तो सामल दास कॉलेज भावनगर में, सामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? जिसमें उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया, तो उसका नाम क्या है? चंपारण था। ठीक है, चंपारण था। कब होता है? 1917 में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में प्रारंभ किया, चंपारण में प्रारंभ किया। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में 1917 में। ये जो आपके बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे?
तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है? तो जो नील दर्पण बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया, खेड़ा में भाग लिया और असहयोग में भाग लिया, जबकि बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज उनका नाम था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो अंत्योदय कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना इसका उद्देश्य है। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था? तो देख लीजिए किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ बोनस का मामला था। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो ये बात किया जा रहा है आपके जमनालाल बजाज के बारे में। ठीक है, जमनालाल बजाज के बारे में बात किया जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? सर्वप्रथम जो है किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया 1917 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिंह संबंधित थे, JB कृपलानी ये भी संबंधित है, जबकि जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो JB कृपलानी संबंधित है, राजकुमार शुक्ल संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद ये भी आपके संबंधित है, जबकि राम मनोहर लोहिया के संबंधित नहीं है। राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया है। स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अच्छा सवाल है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो सन 1920 में होता है। सन 1920 में होता है। इसे पढ़ लीजिए। एम जोशी, जोसेफ वेपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो दीवान चमनलाल थे। ठीक है, दीवान चमनलाल थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो लाला लाजपत राय थे। आपने देख लिया, लाला लाजपत राय थे। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो दीवान चमनलाल इसके प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? उसका नाम क्या था? तो एम राय उसका नाम था। एम राय उसका नाम था। ठीक है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार करके जेल में रख सकती थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून बोला गया है। फिर से बोलते हैं, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून बोला गया है रॉलेट एक्ट को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है तो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट कानून का विरोध कर रहे थे तो उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर के पंजाब के अमृतसर के जो है जलियांवाला बाग में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया तो कब लागू किया गया?
सन 1919 में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट को, ठीक है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? अच्छा सवाल है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, उसका पीछे क्या कारण था? कितलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? अच्छा सवाल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, तो किसके द्वारा मारा गया था? उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए संबंधित है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ, तो कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? तो किसके द्वारा मारा गया है? उधम सिंह के द्वारा मारा गया है। ये पूछा गया है 2001-2 में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये महात्मा गांधी के द्वारा ये अवसर देखा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह अवसर देखा गया था। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? वो किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद शहर में होता है, ठीक है। इलाहाबाद शहर में होता है। इसे आप दोबारा देखिएगा कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद शहर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। इस प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है, तो उस प्रदेश का नाम बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण था? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, जबकि गलत है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, तो बिल्कुल ठीक है। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में प्रारंभ किया गया, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। इसमें आपको याद रखना है कि 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है। नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। फिर से बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग जो है न्यायालय का बहिष्कार करते हैं और आंदोलन में कूद जाते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो छपरा क्षेत्र में जो है राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय थे, ठीक है, सक्रिय थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरी चौरा कांड के बाद में ये कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होता है। 4 फरवरी 1922 को घटना घटता है और असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा छोड़ा गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा छोड़ा गया था। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो आपको याद रखना है कि वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का जो मोपला विद्रोह है ये केरल में शुरू हुआ था। केरल में शुरू हुआ था और इसमें आपको याद रखना है कि आंदोलन जो है जमींदारों के खिलाफ में हुआ था। जो किसान थे यहाँ पर आपके मुस्लिम थे और जमींदार यहाँ पर हिंदू थे। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है तो कर लीजिए। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी की गिरफ्तारी। तो इसमें आपको याद रखना है कि
1 2 3 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होता है, पुलिस गोली चला देती है। उसके बाद जो उग्र भीड़ है वो आपके पुलिस थाना पर हमला करता है और पुलिस थाने में आग लगा देता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। जब आग लगाते हैं तो उसमें करीब 20 से 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और उसके बाद गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार बंगाल के गवर्नर पद से जो है त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो उसका पीछे कारण था कि गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का जो स्थगन कर देते हैं उसके बाद दोबारा 1923 से 28 के बीच में जो है जो क्रांतिकारी गतिविधियां था उसमें वृद्धि हो गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। जो स्वराज दल की स्थापना है किसकी असफलता के बाद होता है? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद होता है। स्थापना जनवरी 1923 में CR दास के द्वारा किया जाता है, जबकि इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव होते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की है? तो स्वराज दल की स्थापना किया गया है आपके चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान की असफलता के बाद हुआ है, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में होता है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये किसके द्वारा बोला गया था? यह बोला गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बोला गया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया तो कब आया? 1928 में आता है और इसका गठन कब हो जाता है? तो 1927 में इसका गठन होता है। भारत में आता है 1928 में और इसके 7 मेंबर थे और सातों के सातों मेंबर आपके विदेशी थे। ठीक है, सातों के सातों मेंबर आपके इसमें क्या थे? वाइट थे, विदेशी थे। सबसे पहले इसका विरोध बंबई में होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो पूर्ति कर लीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में, नेहरू जो रिपोर्ट है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था, तो आपको याद रखना कि इसका जो विषय था डोमिनियन स्टेट का था। इसका जो विषय था डोमिनियन स्टेट का था। मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। अच्छा सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? तो 1929 में पारित किया गया। और आपको याद रखना जो लाहौर कांग्रेस होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है 1929 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए बीपीएससी के द्वारा बहुत ही क्वेश्चन अपना रिपीटेशन किया जाता है, तो आप सभी लोग को थोड़ा पैसेंस से जो है सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीटेशन होता है। तो इसमें देखिए कुछ काट कूट नहीं किए हैं, एक भी क्वेश्चन को हमने हटाया नहीं है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन को आपको जो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है बार बार को दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया गया था? इसे आप लोग सोच के बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? तो 26/1/1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? आप लोग बता दीजिए। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसके द्वारा उठाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था। समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप सभी लोग सोचिए और इसका आंसर का जवाब दीजिए कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1921 में पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया, किसके द्वारा उठाया गया है? तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उठाया गया है। मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। इसे मार्क करके आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है
कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया है। जो बारदोली सत्याग्रह है इसका सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। और इसमें आपको याद रखना कि जो बारदोली सत्याग्रह ये कब होता है, 1928 में होता है। ठीक है, 1928 में होता है। दांडी यात्रा की गई है, तो दांडी यात्रा कब किया गया है, 1930 में दांडी यात्रा किया गया है। महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया था। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था, 12 मार्च 1930 को। और आपको याद रखना है कि साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और ये दांडी कब पहुँचते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचते हैं, 24 दिन की यात्रा के बाद। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका दक्षिण भारत में नेतृत्व कौन करते हैं, तो सी राजगोपालाचारी इसका नेतृत्व करते हैं। सी राजगोपालाचारी इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, दांडी की यात्रा की गई, तो दांडी की यात्रा 1930 में किया गया है। महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। और आपको याद रखना जो नमक सत्याग्रह है ये साबरमती आश्रम से शुरू होता है और इसमें टोटल 80 गांधी के साथी आपके शामिल थे। और टोटल 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, जहां पर नमक कानून का उल्लंघन कर, नमक कानून को तोड़ के जो है औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। तो आपको याद रखना जो दांडी लोकेशन है ये गुजरात का ही एक समुद्री लोकेशन है, इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही एक नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया, तो चौकीदारी कर के विरोध के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया, सरकार का विरोध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दांडी यात्रा कितने दिन चली, तो दांडी यात्रा टोटल 24 दिन चलता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, जो खुदाई खिदमतगार है किसके द्वारा संगठित किया गया था, तो ये संगठित किया गया था अब्दुल गफार खां के द्वारा, अब्दुल गफार खां के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जो खुदाई खिदमतगार है इसे लाल कुर्ती रेड शर्ट भी बोला जाता था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा और कुछ नीचे में इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप लोग इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किसे महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व गांधी जी के द्वारा दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी जो है सक्रिय राजनीति से अलग कब होते हैं, तो अक्टूबर 1934 में अलग हो जाते हैं। और सितंबर 1932 में गांधी जी के द्वारा जो है हरिजनों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की जाती है गांधी जी के द्वारा, और हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31 और 32 में। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली भाग लेते हैं, मौलाना मोहम्मद अली भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है बी.आर. अम्बेडकर भाग लेते हैं, बी.आर. अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता है ये कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को होता है, 5 मार्च 1931 में होता है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो 1931 में होता है। ये पूछा गया आपके 2022 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, अच्छा सवाल है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में होता है, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, अच्छा सवाल है। तो आपको याद रखना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, वो भी कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। इसका मतलब है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस भाग नहीं लेता है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो एक और सी, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया, अच्छा प्रश्न है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल हो गया, गांधी जी वहाँ से उठ के भाग जाते हैं, तो किस गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और मुद्दा क्या होता है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत कहाँ से लौटे थे, तो लंदन से लौटे थे। ठीक है, लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होके। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। गांधी इरविन समझौता में जब गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था, तो इसे नोट कीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू, दो नाम था, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। ठीक है, ये दोनों नाम नोट कीजिएगा। गांधी इरविन समझौता करवाने में किनके द्वारा महत्वपूर्ण रोल निभाया गया था, तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के द्वारा महत्वपूर्ण रोल निभाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ,
तो गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अछूतों के लिए बनाया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई? तो जो आपके सांप्रदायिक अवार्ड आता है उसमें दलित वर्गों के लिए कितना सीट होता है? तो 71 सीट होता है। जबकि जब आपके पुनः पैक्ट होता है, पुनः पैक्ट के बाद 148 सीट दिया जाता है दलित वर्ग को। ठीक है, पूरे भारत के विधानसभा में जो है 148 सीट दिया जाता है। 71 के बदले 148 सीट दिया जाता है पूरे भारत के विधानसभा में दलितों को। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि भी कर दी गई थी। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? जो पूना समझौता है उसका पीछे उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। दलित वर्गों को जो है प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। जो पहले मैकडोनाल्ड के 71 सीट दिए थे विधानसभा पूरे भारत को, जबकि कांग्रेस के साथ अगर साइन हुआ तो कांग्रेस ने बोला कि हम आपको 148 सीटें देंगे पूरे भारत के विधानसभा में। ठीक है, दलितों को। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बहस। अच्छे एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा अगर लिखा गया हुआ तो। हाँ, ये समझौता हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 को जो है पुनः पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि गांधी की तरफ से पुनः पैक्ट पर साइन किसके द्वारा किया गया था। आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 1924 में शुरू किया गया था। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? बहुत ही अच्छा सवाल है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बोलते हैं कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया। उसके पीछे क्या कारण था? तो उसका पीछे कारण था कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ठीक है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना उसके पीछे मेन मकसद था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? अच्छा प्रश्न है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, यदुनंदन शर्मा। ये सारे लोग आपके बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। अच्छा सवाल है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई तो कहाँ पर होता है? पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक होता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया तो कब किया गया? 1936 में लखनऊ में किया गया है। किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो वो लोकेशन कौन था? लखनऊ लोकेशन था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया? उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था। ठीक है, उनकी मृत्यु से ठीक पहले 1949। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया। वर्ष 1949 सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना इसका मूल मांग था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ष 1949 में सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। 1949 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो 1926 से 39 था। 1926 से 39 था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? तो 1934 में होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो है कब होता है? तो वर्ष 1934 में होता है। जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे? तो इनका संबंध कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है इसकी स्थापना 1934 में पटना में होता है और इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक होते हैं। और इसके एन मेंबर के बारे में देख लीजिए। अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले,
गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। जो जयप्रकाश नारायण है, इनका संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो है जयप्रकाश नारायण का संबंध था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इन सभी का नाम लिखा गया नहीं है, तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा। लेकिन अब अगर पूछा जाएगा तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जो जयप्रकाश दिवस है कब मनाया गया है? तो अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में 12 अप्रैल 1946 को लाहौर के किले जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था 12 अप्रैल 1946 को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित होते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि देशीय नरेश के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य है। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 में होता है। 1927 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 45 के बीच, तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नो और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? नो और नेवर जो पंपलेट है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रहमत अली के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अच्छा प्रश्न है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया? 1940 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहला कौन थे? पहला आपके विनोबा भावे थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा ब्रह्मदत्त। तीसरा आपके ब्रह्मदत्त। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। विनोबा भावे जी के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, विनोबा भावे थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरा थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो सर्वोदय शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन एक क्रेसिंग बैंक था? तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो देखिए आप सभी लोग इसके बारे में सर्च कीजिएगा और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताएंगे, क्योंकि जो घटना चक्र है वो जवाहरलाल नेहरू देता है, जबकि हमने अभी तुरंत सर्च किया टेक्स्ट बुक को तो उसने महात्मा गांधी दिया है। तो इसका क्या सही आंसर होगा हम आपको सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप पर बता देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आपको याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है
नेतृत्व विहीन था, क्योंकि जितने भी नेता थे उन सभी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो जाता है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? करो या मरो, तो करो या मरो का संबंध जो है भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में याद रखिएगा कि 1940 से जो है 46 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। कब बनते हैं? तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में बनते हैं। 1923 के दिल्ली अधिवेशन में बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। ठीक है, चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो कहाँ पर कैद किया गया है? आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। जबकि नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, जेबी पंत को अहमदनगर किले में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ऊषा मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? किस क्षेत्र में जो दंगा था सबसे अधिक आपके व्यापक था? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में, बिहार और संयुक्त प्रांत में जो है सबसे व्यापक था। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसे माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में भागलपुर, गया, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, इन सभी जगह जो है व्यापक रूप से विद्रोह हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो कहाँ पर भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल भेजा गया था। बांकीपुर पटना में जेल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? श्री योगेंद्र शुक्ल को जो है कहाँ लाया गया था? तो यहाँ पर नीचे देख लीजिए। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बक्सर जेल में रखा गया। फिर से बोलते हैं कि जो आपके योगेंद्र शुक्ल हैं ये जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं, लेकिन इनको जो है मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में इन्हें बक्सर जेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया नहीं है। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो उस समय कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? तो उस समय दीपावली त्यौहार मनाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? तो हजारीबाग जेल से कौन फरार होते हैं? जयप्रकाश नारायण फरार हो जाते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शिव कुमार और रामानंद। शिव कुमार और रामानंद उनका नाम था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन है? तो जो आपके बिहार है, बिहार में अधिकतम प्रभावी जिला कौन है? तो पटना सबसे अधिक प्रभावित होता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को जो राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलता है? तो किस संदर्भ में मिलता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? बहुत ही अच्छा सवाल है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके सक्रिय रहता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इससे जयप्रकाश नारायण का संबंध है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो देख लीजिए सबसे पहले कौन सी घटना होती है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये कब आता है? तो अगस्त में आता है, अगस्त 1942 में आता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आता है? तो ये मार्च में आता है, मार्च 1942 में आता है। उसके बाद है गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन कब होता है? जो लॉर्ड बेवल है इसका आगमन कब होता है? तो अक्टूबर 1943 में होता है, अक्टूबर 1943 में होता है। उसके बाद कि कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब होता है? तो ये आपके 1946 में आता है। ठीक है, तो कौन सी घटना सबसे पहले होती है? तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हो जाता है। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन है भारत में सबसे पहले आपके आता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है और गवर्नर जनरल के पद पर जो लॉर्ड बेवल का आगमन होता है अक्टूबर 43 में। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा भी गया होगा, नीचे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे 2 पॉइंट है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर, दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, तो पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल ठीक बात है। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आज है तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन सबके अलग रहता है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता में देर होगी।
ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लोग सोचता था कि भारतीय लोग जो है कभी अंग्रेज को हरा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपके ए सही है और आर गलत है। देखिए ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लोग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये अंग्रेजों का भारी चाटुकार था, ठीक है। तो कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध जा सकता था, कभी नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में होता है। मार्च 1942 में जो है राष्ट्र बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वो भारतीय शामिल थे, वो भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष अपना जो है आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। बहुत ही अच्छा ये सवाल है। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन कौन आपके वकील थे? तो आपको याद रखना है कि भोला भाई देसाई के नेतृत्व में आपके जो वकील हैं वो पेश होते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में आप देख लीजिए कि वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो है भोला भाई देसाई कर रहे थे। जो अध्यक्षता वकीलों की भोला भाई देसाई कर रहे थे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो निर्माण की घोषणा कब की जाती है? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया। तो कहाँ पर आता है? सिंगापुर में आता है, ठीक है। सिंगापुर में आता है। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो किसके दिमाग का उपज था? डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग का उपज था। डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग का ये उपज था, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया है मार्च 1939 में, ठीक है। मार्च 1939 में किया गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में और इसका पहले पूछा गया था 2000 में, 2008 में, अब पूछा गया 2022 में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी इस देश में जोड़ा गया है। तो जर्मनी देश में जोड़ा गया है, जर्मनी के विदेश मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा है, इनका संबंध किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, इनमें से किसी में नहीं था। तो इनमें से किसी एक के साथ नहीं था, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं रखते थे। इन्होंने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में जो है सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बारे में 2022 के एग्जाम में बीपीएससी पूछ भी चुका है, ठीक है, कि प्रथम जो पहला आपके अधिवेशन होता है ये कब होता है? तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को होता है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो उनका नाम क्या था? शीलभद्र याजी उनका नाम था। शीलभद्र याजी उनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया? तो स्वराज द्वीप दिया था, ठीक है। स्वराज द्वीप दिया था। ये पूछा गया 2022 में पूछा गया है। उसके बाद कि बारदोली ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद यरबदा ये महाराष्ट्र में है, यरबदा। नोआखली ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कि कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो कब आता है कैबिनेट मिशन भारत में? 24 मार्च 1946 को होता है। इनमें से कोई नहीं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, क्रिप्स 1942 में आता है, बेबल 1945 में आता है, कैबिनेट 1946 में आता है और उसके बाद आपके आता है माउंटबेटन 1947 में। माउंटबेटन 1947 में से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो जो कैबिनेट मिशन है इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया है। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से कौन 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ये पूछा गया 2022 में। तो सर स्टैफोर्ड क्लिप्स थे, उसके बाद अलेक्जेंडर ये भी थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ये भी थे, जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे? पैंथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्लिप्स भी थे, अलेक्जेंडर भी थे, बेबल आपके नहीं थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्लिप्स मिशन वे लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? अच्छा सवाल है कि वह कौन आपके कांग्रेस के अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये क्रिप्स कब आता है? तो क्रिप्स आपके मार्च 1942 में आता है, जबकि बेबल कब आता है? 1945 में आता है। और आपको याद रखना है कि जो अबुल कलाम आज़ाद है वो आपके 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। 40 से 46 नीचे लिखा गया होगा, यहाँ तक लिखा गया है 40 से 46 तक जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता ट्रांसफर किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये अच्छा सवाल है। तो कांग्रेस का अध्यक्ष उसमें कौन थे? JV कृपलानी, ठीक है, JV कृपलानी थे, ये पुरुष हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सेम क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर रिपीट किया गया है। 2003-4 पूछा 2003-4 पूछा गया था, अब पूछा गया 2016 में कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जेबी कृपलानी थे। उसके बाद नेक्स्ट है सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है, तो बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बमों जुटाने में सक्षम हुए थे। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। यहाँ पर नीचे लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया गया? 1853 में स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिलता है? तो ये मिला था आपके 1786 के एक्ट के द्वारा, 1786 के एक्ट के द्वारा मिला था। यहाँ पर नीचे एक बार पढ़ लीजिए कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था, तो 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। क्या समाप्त कर दी? प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को। प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमिलित करना है, तो सुमिलित कर लीजिए। ठीक है, सुमिलित कर लीजिए। एक से आपकी पुस्तक है और उसके लेखक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ताराचंद्र के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया के दत्ता के द्वारा। ठीक है, ये के दत्ता के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ, जो आनंद मठ बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आनंद मठ जो बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है अवर इंडियन मुसलमान, ये लिखा गया है W.W. हंटर के द्वारा लिखा गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार है ये तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडिया अनरेस्ट, इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। और किसे बोला गया था इंडिया अनरेस्ट? तो ये बोला गया था तिलक को। ठीक है, तिलक को बोला गया, नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो तिलक हैं ये आपके मानहानि का केस भी करते हैं वैलेंटाइन सिरोल पर, लेकिन हार जाते हैं केस। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी लेखक हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से जो है इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन किया जाता था। इसका प्रकाशन 1931 में शुरू हुआ था दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा। ठीक है, दरभंगा के महाराज, यहाँ पर नीचे लिखा गया है 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा जो है द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया गया था। झंडा गीत किसने लिखा? जो झंडा गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्यामा लाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्षों का जेल होता है? तो इन्हें 6 वर्ष का जेल होता है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 वर्ष के लिए जेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, उनका नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया, उनका नाम क्या है? तो सी राजगोपालाचारी उनका नाम है प्रथम भारतीय। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी गया होगा, सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहते हैं। उसके बाद 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में
तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो आपको याद रखना कि यहाँ पर दो ग्रुप था, दो समुदाय था, एक था मारवा समुदाय और एक था नडार समुदाय। इन दोनों के बीच में जो है मंदिर में प्रवेश को लेकर भारी संघर्ष होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इन दोनों का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। यहाँ पर देखिए ये हुआ कब था, तो 6 जून 1899 को प्रारंभ होता है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया। इनके बारे में यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि इनके द्वारा क्या क्या योगदान था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। अंतरिम सरकार में जो है वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे, लियाकत अली खान। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक वे असभ आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। बस 1946 में यह बात किसने बोली, किसके द्वारा बोला गया है? तो सरदार पटेल के द्वारा ये बात बोला गया था, सरदार पटेल के द्वारा ये बात बोला गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि उसके बाद याद रखिएगा कि जो बलदेव सिंह है इनके पास रक्षा विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में गृह विभाग था अंतरिम गवर्नमेंट में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? जो श्रम विभाग है, श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे, ठीक है, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी इनका असली नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार खान इनका असली नाम है, ठीक है। इन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको जो 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका संबंध बिहार से था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? जो रामचंद्र शर्मा है इनका संबंध अमराहा पटना से था, अमराहा गांव पटना से इनका संबंध था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इन्हें पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था, पटना के बांकीपुर जेल में भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? अच्छा पॉइंट है, राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई है? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है, सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया है। ये पूछा गया था 2022 में, सॉरी 2017 में पूछा गया था। उसके बाद है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। तो बिहार में कौन इसमें से जो है एक वर्चस्वशाली जाति आपकी नहीं था? भूमिहार, कायस्थ और राजपूत थे, जबकि कुर्मी नहीं था, ठीक है, कुर्मी नहीं था। आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में जो है जाति जनगणना शुरू हो गया है और पूरे भारत का दूसरा राज्य जो जाति जनगणना कर रहा है, पहला आपके कर्नाटक है, दूसरा आपके बिहार है, ठीक है। और जो जाति जनगणना शुरू कब होता है? तो 7 जनवरी 2022 को शुरू हुआ है, ये 42 से शुरू हुआ है। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम है, अबुल कलाम आज़ाद उनका नाम है। उसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी पहले और अंतिम थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, तो कब चुना गया? दिसंबर 1946 में चुना गया था, दिसंबर 1946 में चुना गया था, ठीक है। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो 9 दिसंबर 1946 को, ये बिहार के ही है, सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है कंपनी को, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उसे रेगुलेट करने के लिए 1773 पारित किया गया था, 1773 पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में पारित किया गया। उसके बाद है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित किया गया है? तो एक्ट पारित किया गया है 1835, 1867, 1878 और 1908, ठीक है, 1908। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं इसे एक बार। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको याद होगा, लॉर्ड लिटन। और 1908 याद रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो के समय में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का क्रम क्या है? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी भी स्थापना 1925 में हुआ था और जो स्वयंसेवक संघ है इसकी भी स्थापना 1925 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कैथरीन मेयो, एल्ड्रस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच में आम रिश्ता क्या है? तो इनके बीच में याद रखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की हालात पर इन चारों के द्वारा टिप्पणी किया गया था, ठीक है, इन चारों के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी किया गया था। तो जितने भी आपके मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन थे बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ, उन सभी को डिस्कस कर लिया गया है। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।